students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion series. We will be revising the complete concept of the chapter along with MCQs, right? Topic for this lecture is chemical thermodynamics, and before we start our session, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. And in the previous lecture, as you know, we have learnt about various thermodynamic processes like the isothermal process, adiabatic process, isochoric, isobaric processes, etc. The difference between reversible, irreversible process we have learnt. We have learnt about the work done calculation for different type of processes, and apart from that the concept of heat and work, and we have learnt about the state function, path function, and now in this lecture the focus is on internal energy, then enthalpy, what is the relation between the two and how they are different from each other, how internal energy is calculated through Bohm calorimeter, what are the factors on which delta H value varies. आप देखोगे कि डेल्टा H का वैल्यू चेंज हो जाता है अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, या हम टेम्परेचर की जगह अगर आप फिजिकल स्टेट चेंज करते हो तो भी डेल्टा H चेंज होता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज करने हैं इस लेक्चर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड नंबर 1. We define internal energy first of all. Internal energy is the energy possessed by all the constituent molecules. एक सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. एक सिस्टम के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं. ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा. तो वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज जितनी भी हैं उन सबको सम कर दिया जाए तो वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है. जैसे कि एक स्टूडेंट क्या क्या काम कर सकता है उसके लिए हम सब उसका पूरा पोटेंशियल, वो खेल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, पढ़ सकता है, वो सब कुछ अगर हम ऐड कर दे तो वो एक स्टूडेंट का पोटेंशियल है. इसी तरह एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिफाइन करना है तो आपको हर तरह की इंटरनल एनर्जी का पैरामीटर कंसिडर करना पड़ेगा. इंटरनल एनर्जी का मतलब है इंट्रिंसिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम, एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स मॉलिक्यूल्स. आगे लिखा है इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल U. इसका सिंबल U होता है एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन का मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें मेजर करना पड़ता है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी नोन. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और कैन नॉट बी नोन, क्योंकि हम इतना एग्जैक्ट पता ही नहीं कर सकते कि ट्रांसलेशनल एनर्जी कितना है, वाइब्रेशनल कितना है, रोटेशनल कितना है. तो ऑब्वियसली फिर सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जीज भी पता नहीं चलेगा. सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जीज इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. दिस इज डेल्टा U. इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट. ये किसी फिजिकल प्रोसेस में या केमिकल रिएक्शन में आप लिख सकते हो. जैसे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो आप लिखोगे डेल्टा U इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट. And from first law of thermodynamics it is said that delta U is equal to Q plus W. फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पे, एक Q और एक W. Q is nothing but heat and W is the work done, right. तो सिस्टम में एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म. एंड delta U is change in internal energy, it is sum of Q plus W. and work done आपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हो आप. वर्क डन इज गिवन बाय माइनस P डेल्टा V इन केस ऑफ गैसेस. सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V. दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ. एंड डेल्टा U के लिए अगर हम ऐसा लिखें विच इज Q माइनस P डेल्टा V, फर्दर हम एक कंडीशन लगा दें इफ we have no change in volume, fixed volume, closed vessel ले लें तो वॉल्यूम फिक्स होता है एंड डेल्टा V जीरो होने से वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो.
वर्क डन क्या चीज है, विच इज पी डेल्टा वी, तो वो जीरो हो गया, आपका इक्वेशन रेड्यूस हो गया। ये इक्वेशन जो थी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, वो सिर्फ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू के ऊपर रेड्यूस हो गई, क्योंकि पी डेल्टा वी तो जीरो है। क्लोज्ड सिस्टम में डेल्टा वी जहां जीरो है वहां सिस्टम के अंदर वर्क डन नहीं होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज जीरो एंड यू हैव डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन का क्या मीनिंग है, हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Heat of the system at constant volume is nothing but delta U, right? Things are clear? तो इसमें हमने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया है। इंटरनल एनर्जी सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है, और यू कैन से इट इज द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पोजेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम H। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है सिस्टम का, तो हीट कंटेंट का नाम इंटरनल एनर्जी था। अब एंथैल्पी देखते हैं। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में जो टोटल हीट कंटेंट है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी, एंड मैथमेटिकली इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एंथैल्पी H है वो U प्लस PV वर्क होता है, एंड PV को अगर हम चेंज करें, जैसे हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी पता नहीं चलता, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी भी पता नहीं चलता है। और एंथैल्पी है डेल्टा H है चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, एंड H वाज मैथमेटिकली गिवन टू बी U प्लस PV। U सिंबल है इंटरनल एनर्जी का। अगर हम चेंज इन एंथैल्पी देखेंगे तो ये आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, and it will be delta H is equal to delta U plus P delta V plus V delta P, and at room temperature in an open vessel change in pressure is not there. Open vessel means pressure is constant and pressure is nothing but equal to atmospheric pressure, hence delta P is equal to 0. थर्मोडायनेमिक के एक्सपेरिमेंट ओपन वेसल में ही किए जाते हैं ज्यादातर। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, राइट? तो ये एक्सप्रेशन यहां लिखा है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। फर्दर हम डेल्टा U की जगह ये लिख सकते हैं वर्क डन, और हीट की टर्म्स में डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, एंड Q माइनस W का मीनिंग है Q माइनस P डेल्टा V। तो Q माइनस P डेल्टा V लिखने से P डेल्टा V एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वो कट गया, सो Q इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसे अभी अभी आपने देखा डेल्टा U वाज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा H इज हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ऑफ सिस्टम, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा H कहते हैं, एंड हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा U कहते हैं, और ये मेन डिफरेंस है दोनों में जो क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए, हेंस एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना एनर्जी एक्सचेंज किया गया सिस्टम ने सराउंडिंग के साथ। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह आप ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा H क्या चीज है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा U क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, P डेल्टा V कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा nRT। फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन P डेल्टा V को आप रिप्लेस कर सकते हो बाय डेल्टा NGRT। यहाँ डेल्टा NG क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। प्रोडक्ट में गैसेस के कितने मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट में गैसेस के कितने मोल्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा NG, राइट? डेल्टा NG इज चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, क्योंकि गैस के मोल्स अगर चेंज होते हैं तभी वॉल्यूम में चेंज आता है। एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम का चेंज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। सो इफ डेल्टा NG इज 0, डेल्टा NG क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि गैसियस मोल्स लेने हैं, लिक्विड और सॉलिड को नहीं लेना। अगर डेल्टा N 0 है तो डेल्टा H एंड डेल्टा U विल हैव सेम वैल्यू, आप चेक कर सकते हो। हमारा एक्सप्रेशन ये है
डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ये डेल्टा Ng अगर जीरो हुआ मतलब जितने मोल प्रोडक्ट में गैसेस के हैं उतने ही मोल रिएक्टेंट में भी गैसेस के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा H एंड डेल्टा U दे विल बिकम इक्वल, राइट। अगर ये इक्वल होते हैं तो आप उसके लिए अलग, कभी अनइक्वल भी आएंगे कभी इक्वल भी आएंगे, वो डेल्टा Ng के ऊपर डिपेंड करता है। इफ डेल्टा Ng इज पॉजिटिव then delta H will be greater than delta U. If delta Ng is negative then delta H will be smaller than delta U. और अगर ये इक्वल हुए तो फिर it means delta Ng जीरो है। तो ये तीन सिचुएशंस आपको दिखेंगी क्वेश्चंस करते हुए, और हमें देखना है कि जेईई मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक्स में से। एंड वन थिंग मोर, सपोज आपको दिया रिएक्शन बर्निंग ऑफ कार्बन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा Ng, देयर विल बी 1 - 1, डेल्टा Ng इज 0, क्योंकि जितने मोल रिएक्टेंट में गैसेस के हैं उतने प्रोडक्ट में गैसेस के हैं। एज अ रिजल्ट डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U। बट suppose burning of methane diya, combustion of methane when treated with oxygen will be converted to carbon dioxide and water, and we have to write 2 mole of water, 1 mole of कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, तो 2 मोल आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। सो मिथेन इज अ गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बट वाटर लिक्विड है। सो डेल्टा Ng इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस इज 1 मोल, रिएक्टेंट में 3 मोल गैसेस हैं, -2 इज द डेल्टा Ng वैल्यू। इन दिस मैनर डेल्टा N आपको कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, एंड हेंस वी विल बी able to calculate the delta H and delta U relationship, right? Next आता है another slide, factors affecting heat of a reaction. Heat of a reaction मतलब enthalpy of a reaction. तो क्या क्या conditions हैं? First point, condition of measurement. Commonly reactions are carried out at constant pressure. So the enthalpy changes of prime consideration. Constant pressure के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डेल्टा H कहते हैं। Q at constant pressure is called as delta H, right? तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर कर रहे हो फिर वो डेल्टा H नहीं है, फिर वो डेल्टा U है। फिजिकल स्टेट, H2 + O2 से आपको वाटर मिल रहा है, एंड वाटर को हम किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं? वाटर एज अ लिक्विड और वाटर एज अ गैस। देन डेल्टा H की वैल्यू में चेंज देखिए, आपको चेंज दिख रहा है। मोर एनर्जी इज रिलीज्ड आउट इफ वाटर इज ऑब्टेन्ड एज लिक्विड, बट अगर वाटर को गैसियस फॉर्म में लिया जा रहा है, मतलब वाटर लिक्विड के अंदर से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड टू गैस वेपराइज करने में जो हीट देनी पड़ेगी वो एनर्जी कंज्यूम होगी, तो लेस हीट विल बी कमिंग आउट। अब देखो, जब वाटर को लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन किया जा रहा है तो माइनस साइन का मतलब है हीट इज कमिंग आउट। कितनी हीट बाहर आती है? 285.8 किलो जूल। बट यही रिएक्शन में अगर वाटर वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है, देन इट इज -241.9, मतलब लेस अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्टेन्ड। जो डिफरेंस है वो कहाँ गया? वो वाटर को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में कंज्यूम हो गया। एलोट्रॉपिक फॉर्म से भी फर्क पड़ता है डेल्टा H वैल्यू का। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड। मोस्ट स्टेबल ग्रेफाइट होता है फॉर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मोस्ट स्टेबल इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट की कंबस्शन और डायमंड की कंबस्शन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मोर हीट एंड लेस हीट का कंपैरिजन करिए, डेल्टा H वैल्यूज आर -393.5 एंड नेक्स्ट इज -395.4। आई मीन टू से थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, लेस हीट आती है उसमें से। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, उसका डेल्टा H वैल्यू कम है। नेक्स्ट यू हैव क्वांटिटीज ऑफ रिएक्शन। देखिए H2 + ½ O2 इज गिविंग वाटर। अगर हमने रिएक्शन को डबल किया, डेल्टा H वैल्यू भी डबल हो जाता है।
अगर आप क्वांटिटी ट्रिपल करोगे, हीट जो बाहर निकलेगी जिसको डेल्टा एच कहते हैं वो भी ट्रिपल हो जाएगी। सो क्वांटिटी के ऊपर भी डेल्टा एच वैल्यू डिपेंड करती है। जनरली हम रिपोर्ट करते हैं इन किलो जूल्स पर मोल, मतलब जनरली जो वैल्यूज दी जाती हैं वो 1 मोल के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। किरचॉफ्स इक्वेशन गवर्न्स द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है तो डेल्टा एच कैसे चेंज होता है? डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू डेल्टा सीपी। सीपी क्या चीज है? चेंज इन हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। हीट कैपेसिटी आपको प्रोडक्ट्स माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट्स पता होना चाहिए। ऑल प्रोडक्ट्स माइनस ऑल रिएक्टेंट्स आप लोगे तो डेल्टा सीपी निकलेगा, राइट? तो देखते हैं हम, टेम्परेचर जब 300 केल्विन था तो हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन है ये N2 प्लस H2 टू गिव अमोनिया। डेल्टा एच वैल्यू देखेंगे -91.17। अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए, टेम्परेचर 323 कर दिया तो डेल्टा एच वैल्यू भी चेंज हो जाती है। डेल्टा एच टेम्परेचर को चेंज करने से कितना चेंज होगी वो डिपेंड करता है हीट कैपेसिटीज के ऊपर। दिस वाज गिवन बाय किरचॉफ एंड यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इक्वेशन एज वेल. And in previous JEE mains also such type of questions have appeared. We will be discussing those questions. Next is the bomb calorimeter. ये क्या काम करता है? bomb calorimeter से हम calculation of delta U करते हैं। देखते हैं क्या सेटअप है। The bomb is made up of a steel coated inside. It is made up of steel coated inside with platinum or gold or some other non-oxidizable material. ठीक है, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये स्टील का बना हुआ कंटेनर है जिसको हम बॉम्ब कह रहे हैं और अंदर से प्लेटिनम की लाइनिंग होती है या गोल्ड की हो सकती है या कोई और भी नॉन ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल हो सकता है। तो कैसे हम डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में? आपको ये देखना है स्लाइड में। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डेल्टा यू विल बी कैलकुलेटेड हाउ? A known weight of combustible substance is ignited by passing electric current. तो combustible substance मतलब जो बर्न हो सकता है उसको हम डाल देते हैं इस बॉम्ब के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड एंड the substance undergoes combustion and heat liberated will increase the temperature of the water in the calorimeter. ये पूरे सेटअप को जो डायग्राम बना है इसको कैलोरीमीटर कहते हैं। इसके अंदर ब्लू कलर का जो कंटेनर है उसको बॉम्ब बोला जाता है और उसके अंदर अगर आप डिटेल देखो तो सैंपल रखने के लिए एक प्लेटिनम कप है और ऊपर से ये स्टरर दिख रहा है, stirrer, and you have a thermometer to measure the change in temperature and ignition वायर्स हैं इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन भी सप्लाई हो रही है। तो समझ लो हमने किसी कंपाउंड एक्स को कंबस्टन करके देखना है कि राइज इन टेम्परेचर कितना आता है, तो इस प्लेटिनम कप के अंदर हम कंपाउंड का नोन वेट रख देंगे, ऊपर से ऑक्सीजन का सप्लाई है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से राइज इन टेम्परेचर होगा और वो राइज इन टेम्परेचर हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान मेजर करना पड़ेगा। So, वही लिखा है कि combustion of the compound will liberate heat and that heat will increase the temperature. The rise in temperature is measured accurately using a sensitive thermometer called as Beckman's thermometer. तो rise in temperature measure करने के लिए Beckman's thermometer लगा दिया जाता है। ये small changes of thermometers को भी measure कर सकता है Beckman thermometer. फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? लेट थीटा इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस। आपका जो भी कंपाउंड है उसको आपने रखा, उसका नोन वेट होना चाहिए, आपको वेट पता होना चाहिए और उसकी कंबस्शन के बाद जो राइज इन टेम्परेचर आता है वो नोट किया। द वेट ऑफ सब्सटेंस इज m grams, the molar mass or molecular weight is capital M, the heat capacity of the calorimeter plus water is Z, टोटल हीट कैपेसिटी सिस्टम का Z है, देन द हीट ऑफ कंबस्शन इज कैलकुलेटेड एज, ये देखिए हीट ऑफ कंबस्शन जो आएगा दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पूरा सेटअप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है, इसलिए जो भी हीट कंटेंट होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। तो हम इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के थ्रू पहले डेल्टा यू फाइंड आउट करते हैं। अब आपने m ग्राम सब्सटेंस लिया, m gram of substance produces heat
कितनी हीट ये प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस हीट इक्वल टू Z इंटू राइज इन टेम्परेचर थीटा। ठीक है, डेल्टा टी भी कह सकते हैं, Z है हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी को हमने राइज इन टेम्परेचर से कर दिया मल्टीप्लाई। ये m ग्राम के लिए था, m ग्राम मतलब सपोज 5 ग्राम से आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया या 10 ग्राम से किया, ये वो वेट है। देन वी कैलकुलेट फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए करेंगे तो Z इंटू थीटा अपॉन स्मॉल m। देन वी कैलकुलेट फॉर द मोलर मास, मोलर मास के लिए कैलकुलेट करेंगे तो Z इंटू थीटा अपॉन स्मॉल m इंटू मॉलिकुलर वेट। ये टोटल हीट कंटेंट है, ये जो हीट कंटेंट है इसी को इंटरनल एनर्जी का चेंज बोला जाता है। और ये आपके पास डेल्टा यू कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन बन गई एंड दिस इक्वेशन इज रिटन हियर, राइट। Z सिंबल, कभी C सिंबल दिया जाता है हीट कैपेसिटी का। दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, टोटल सिस्टम का हीट कैपेसिटी है ये। और आपको न्यूमेरिकल करते हुए मास दिया जाएगा कंपाउंड का और उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया होगा। थ्रू द एक्सपेरिमेंट डेल्टा टी विच इज थीटा विल बी कैलकुलेटेड। इसी तरह कभी कभी कहते हैं डेल्टा एच कैलकुलेट करिए, तो डेल्टा एच फिर हम डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि गैसेस के मोल्स आप लेते हो। डेल्टा एन जी अभी डिस्कस किया था प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में, प्रीवियस स्लाइड में। सो दिस इज द डिटेल फॉर बॉम्ब कैलोरीमीटर विच इज द experimental calculation of value of change in internal energy, right? Let's start with the questions now. Question number 1. The first question is, consider the reaction at 300 Kelvin. H2 plus Cl2 is giving 2 mole HCl and delta H value is given minus 185 kilojoule. If 2 mole of H2 completely react with 2 mole of chlorine to form HCl, what is the delta U for this reaction? तो देखते हैं, हमारे को जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो तो ये है H2 plus Cl2, they are combining to give 2HCl and the delta H value is also told to us minus 185 किलोजूल। 2 मोल H2 रिएक्ट करते हैं 2 मोल क्लोरीन के साथ और आपको क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा U। 2 मोल की जगह आपको यहां 1 मोल लेना पड़ेगा। 1 मोल नहीं 2 मोल आपको कंबाइन करने के लिए दिया गया है। 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट कंप्लीटली विद दिस, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो 1 मोल के लिए थी, अब हम 2 मोल के लिए इसको डबल कर देंगे। फॉर 2 मोल्स इट विल बी माइनस 185 इंटू 2 मतलब माइनस 370 किलोजूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है, बट ये डेल्टा एच है। दिस इज डेल्टा एच वैल्यू फॉर 2 मोल। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, और डेल्टा एन आर टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर गैसेस के कितने मोल्स हैं? 1 प्लस 1 2, प्रोडक्ट में गैसेस के 2 मोल, सो डेल्टा एन वैल्यू इज 0। एज अ रिजल्ट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू बिकॉज डेल्टा एन जी इज 0, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स नहीं हुआ। और आपका आंसर फिर बना, जो डेल्टा एच का आंसर है वही डेल्टा यू का आंसर है। अब डेल्टा एच का आंसर तो आ रहा है माइनस 370 किलोजूल, हेंस डेल्टा यू इज ऑल्सो माइनस 370 kilojoules, but it is not given in any of the options. सी ऑप्शन में 370 दिया है पॉजिटिव, आपका आंसर है माइनस 370, तो हम लगा देंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state from 1 atmosphere 3 liter 200 Kelvin to 4 atmosphere 5 liter 250 Kelvin with a change in internal energy delta U equal to 40 liter atmosphere. The change in enthalpy in liter atmosphere we have to find out. डेल्टा U is 40 लीटर एटमॉस्फेयर, आंसर लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर ही देना है और डेल्टा H का आंसर देना है। जब क्वेश्चन के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हों, एक्चुअली तो हम लिखते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, बट यहां प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। अगर दोनों चेंज होते हैं तो आपको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। इट विल बी P2V2 माइनस P1V1। तो क्या क्या वैल्यूज हैं? प्रेशर है आपके पास 1 एटमॉस्फेयर इन द बिगनिंग और बाद में हो गया ये 4 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम था 3 लीटर, ये हो गया 5 लीटर।
So delta H is equal to 40 plus this is 4 into 5 minus P1 V1 की वैल्यू देखो, P1 is 1 and V1 is 3, 1 into 3, this is equal to 40 plus 20 minus 3 equal to 57, 57 लीटर एटमॉस्फेयर, ये वैल्यू है डेल्टा H का। आपको डेल्टा U ऑलरेडी गिवन था, चेंज इन एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करना था, ठीक से पता होना चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी होता है हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा आंसर बन रहा है 57, 57 मीन्स ऑप्शन बी, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द फैट C57H104O6 is metabolized by the following reaction. Given the enthalpy of formations, calculate the energy liberated when 1 gram of this fat burns. ये फैट के बर्न होने पे 1 ग्राम सैंपल है, कितना हीट बाहर निकलेगा आपको बताना है, और हमें वैल्यूज दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड विच वाज फैट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, डेल्टा H रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट विच इज 25 डिग्रीज एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट, वो जरूर लगाना है। तो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये होगा डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू 57 इंटू डेल्टा H ऑफ CO2 प्लस 52 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ वाटर, दीज आर दी प्रोडक्ट्स, माइनस रिएक्टेंट में है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C57H104O6 प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, वो तो जीरो ही होगा, उसको 80 से मल्टीप्लाई करना है, एनीवे वो जीरो ही रहे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज जीरो, एंड व्हाट आर द वैल्यूज, लेट्स सब्स्टिट्यूट नाउ। डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू 57 इंटू माइनस 393.5, आगे है 52 इंटू माइनस 285.8, ये हो गए प्रोडक्ट्स, माइनस करेंगे रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं, 70870 एंड दिस वैल्यू इज रिटन हेयर एंड इट इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, O2 का वैल्यू 0 है, सो हीट ऑफ रिएक्शन विल कम आउट टू बी माइनस 33578.9, दिस इज इन किलो जूल पर मोल, ये 1 मोल की वैल्यू है, और आपसे पूछा जा रहा है 1 ग्राम के लिए, मोलर मास इसका आएगा 884, मॉलिक्यूलर वेट फॉर C57H कितना है 104O6, H104O6, दिस विल बी 884, कार्बन को 12 लीजिए, हाइड्रोजन को 1 एंड ऑक्सीजन 16, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर 1 ग्राम वी हैव टू कैलकुलेट, देयरफॉर हीट रिलीज्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ द फैट इज इक्वल टू minus 33578.9 upon 884, it is minus 37.98, माइनस 37.98 का मतलब है आंसर बनेगा ऑप्शन ए। थिंग्स आर क्लियर। 1 ग्राम ऑफ द फैट वॉज बर्न, 1 ग्राम के बर्न होने पे जो हीट आती है उसको एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू भी कहा जाता है, इतने किलो जूल हीट निकलेगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी टेकन टू बी 0, ये इंपॉर्टेंट बात थी क्वेश्चन में याद रखने की। और जब जब हमें डेल्टा H कैलकुलेट करना है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इज इट ओके? मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Heat of combustion of ethanol at constant pressure and temperature is found to be minus Q joule per mole.
and heat of combustion of ethanol at same temperature at constant volume will be. heat at constant pressure का नाम है delta H, heat of the system at constant volume का नाम है delta U, और दोनों में temperature constant है. You can mention here temperature is constant. तो कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. डेल्टा यू आपका क्वेश्चन मार्क है और रिलेशन है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. राइट, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, इथेनॉल की कंबशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा और एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज डेल्टा एच, ये माइनस क्यू दिया है, इज इक्वल टू दिस प्लस delta nRT. Let's write down the reaction of combustion of ethanol. ethanol की combustion से carbon dioxide and water बनेगा, and you have the balanced reaction, 2 mole carbon, 3 mole water, and you will be having 3 mole of oxygen. Ethanol is a liquid, oxygen is a gas, carbon dioxide gas, and water liquid. Hence delta N is equal to 2 minus 3. 2 minus 3 का मतलब -1. तो यहाँ पे डेल्टा एन की जगह हम -1 पुट कर देंगे, -1 इंटू आर इंटू टी. लेट्स सी दी ऑप्शंस. ये बन जाएगा आपका आंसर ए, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर टी. क्यू माइनस आर टी आपका आंसर आ रहा है और डेल्टा एन हमारा -1 आ रहा है. क्यू माइनस आर टी ए ऑप्शन में है. Q minus RT is not written in A, it is written in C option. Right? Things are clear? चेक करते हैं आंसर. चेक करिए इक्वेशन को. ये हमने गलत लिख दिया, डेल्टा U इज इक्वल टू, ये बन जाएगा डेल्टा U इक्वल टू RT माइनस Q. ठीक है, हमने Q माइनस RT लिख दिया था. एवरीथिंग इज करेक्ट. डेल्टा एन जी इज -1 एंड डेल्टा यू इज आर टी माइनस क्यू. आर टी माइनस क्यू का मतलब आंसर ए बनेगा. राइट, हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दोनों ठीक से पता हो तो सिंपली आपने वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं था. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. वाटर लिक्विड इज गेटिंग चेंजिंग टू वाटर गैस. डेल्टा एच इज गिवन 44 kilojoules. And methanol is burnt with oxygen to give carbon dioxide and water, and delta H is given -1453. What is the value of delta H for second reaction if water vapor instead of liquid water is formed as product? बहुत important, simple but important question है. Question में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास सेकेंड रिएक्शन में 1453 किलोजूल हीट बाहर आती है, मीथेनॉल की बर्निंग होती है. बट अगर यहां वाटर लिक्विड की जगह वाटर वेपर की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाए तो क्या 1453 आएगी या कुछ और वैल्यू हीट आएगी? ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर सेकेंड रिएक्शन इफ वाटर वेपर इंस्टेड ऑफ लिक्विड वाटर इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट? तो हम क्या करेंगे, ये आपका रिएक्शन है समझ लो, 2CH3OH प्लस 3O2 is giving 4 water and 2 carbon dioxide. अभी तो ये लिक्विड है, जब ये लिक्विड है तो वैल्यू हमें गिवन है 1453 किलोजूल. अब वाटर लिक्विड से जब वाटर गैस में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा एच कितना है? 44, एंड इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, पॉजिटिव 44 वैल्यू. अगर आप इसके 4 मोल कर दिए एक्सपेरिमेंट में, लेट से कि 4 मोल कर दिया तो डेल्टा एच भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ये बन जाएगा 176 किलोजूल. राइट, अब मुझे नेक्स्ट टाइम ये चाहिए कि वाटर वेपर की फॉर्म में ऑब्टेन हो या वाटर गैस की फॉर्म में ऑब्टेन हो, लिक्विड नहीं आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ये आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो. जब हम इनको ऐड करते हैं ये बनता है 2 मोल ऑफ 1 प्लस 2 से मिलता है 2 मोल ऑफ methanol plus 3O2 is giving 4 mole water gas and 2 mole of carbon dioxide. Delta H will be equal to -1453 plus 176. राइट, दोनों को हमने ऐड किया तो डेल्टा एच वैल्यूज भी ऐड होंगी, ये बन जाएगा -1277 किलोजूल.
-1277 किलो जूल मीन्स आपका आंसर है ऑप्शन सी। सिंपल था, इंपॉर्टेंट था कि डेल्टा एच चेंज होगा अगर वाटर लिक्विड की जगह वाटर गैस की फॉर्म में ऑब्टेन करना है। ऑब्वियसली उसको हीट देनी पड़ेगी, 4 मोल है तो 4 गुना ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो जो हीट बाहर आ रही है मिथेनॉल की बर्निंग से वो कम आएगी, वो 1453 की जगह कितनी आ रही है 1277। थिंग्स आर क्लियर। सो डेल्टा यू डेल्टा एच से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। Gasoline has an enthalpy of combustion 24,000 किलोजूल पर गैलन। एक गैलन अगर हम गैसोलीन का बर्न करते हैं तो 24,000 किलोजूल हीट निकलती है। When gasoline burns in an automobile engine, approximately 30% of energy released is used to produce mechanical work. The remainder is lost as heat transfer to the engine's cooling system. As a start on estimating how much heat transfer is required, calculate what mass of water could be heated from 25 degrees to 75 degrees by combustion of 1 gallon of gasoline. 1 गैलन गैसोलीन का अगर हम बर्न करते हैं तो कितना मास ऑफ वाटर, किलोग्राम में आंसर देना है, कितने किलोग्राम वाटर का आप टेम्परेचर 25 डिग्री से 75 डिग्री कर पाओगे। तो पहली बात, हमारे पास हीट है कितना, बर्निंग ऑफ गैसोलीन से 24,000 किलो जूल हीट आती है, बट इसका आपको 30% तो मैकेनिकल वर्क में ही निकल जाता है, मतलब 70% आपको लेना पड़ेगा। 70% ऑफ 24,000 इज 24,000 इंटू 70 अपॉन 100। तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसे हम इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट और ये है किलो जूल के अंदर। दिस हीट इज इन किलो जूल। अब आपको 1 गैलन दिया है, मतलब ये हीट है आपके पास 24,000 इंटू 0.7, क्योंकि 75 नहीं 70% हीट है। नाउ वी कैन अप्लाई Q इज इक्वल टू mc थीटा। हीट कैपेसिटी है ये, मास है ये, चेंज इन टेम्परेचर, और ये Q क्या है, हीट, नेट हीट। C इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। हीट कैपेसिटी होता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द सब्सटेंस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, एंड थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, जो कि आपको डेल्टा टी की फॉर्म में भी लिखा हुआ दिखेगा इक्वेशंस के अंदर। सो हीट आपके पास है 24,000 इंटू 0.7। आपको मास कैलकुलेट करना है, और ये किलो जूल भी है साथ में, इसके जूल भी बनाने पड़ेंगे। इट इज 24 इंटू 10⁻⁶ जूल, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो दिस इज 24,000 की जगह हम 24 इंटू 10⁻⁶ कर देते हैं, ताकि ये जूल्स में ही सीधा डायरेक्ट वैल्यू आ जाए हीट का। एंड मास वी हैव टू कैलकुलेट, हीट कैपेसिटी दिया है 4.18, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना है 25 से 75, 20 to 75 मतलब 50 डिग्री का चेंज है। सो 24 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.7 इज इक्वल टू मास इंटू 4.18 इंटू 50। तो यहां से आप मास कैलकुलेट करोगे, ये आता है 80.3। पहले डेसिमल मत लगाओ, पहले आंसर को ग्राम्स में आने दो, बाद में हम डेसिमल से चेंज कर लेंगे। इट इज 80383 ग्राम्स, विच इज नथिंग बट 80.38 किलोग्राम। ऑलमोस्ट 80 किलोग्राम वाटर आप हीट कर सकते हो 1 गैलन जो गैसोलीन है उसके बर्न होने से। 80.38 का मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन बी। सो Q इज इक्वल टू mc थीटा से हमने क्वेश्चन किया है। ये एक्सप्रेशन है नेट हीट इज इक्वल टू मास इंटू हीट कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर। थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th. Question number 7. If the enthalpy of formation and enthalpy of solution of HCl are given, minus 92.3 and minus 75.14 kilojoule per mole respectively, then find the enthalpy of formation of chloride. तो आपको enthalpy of formation के लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा H2 plus
Cl2 to give HCl. This is the delta H formation of HCl. And enthalpy of solution, उसके लिए HCl को वाटर में डिसॉल्व करो ताकि H प्लस एंड Cl नेगेटिव बन जाए एंड दे आर इक्वस. H प्लस एंड Cl नेगेटिव इक्वस बन गए, जबकि HCl तो गैस था. एंड वी कैन फाइंड आउट डेल्टा H रिएक्शन. डेल्टा H फॉर सॉल्यूशन जो है -75.4 आपको दिया है. ये इस रिएक्शन की वैल्यू है किलो जूल पर मोल के अंदर. फॉर दिस रिएक्शन कैन आई राइट नाउ डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड. उसमें डेल्टा H वैल्यूज लेने हैं, यही दो बस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, माइनस रिएक्टेंट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड नॉट हम सबके ऊपर लगा देंगे विच इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड स्टेट. फॉर H प्लस द वैल्यू इज 0. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस इज टेकन टू बी 0. राइट, ये वैल्यू तो स्टैंडर्ड स्टेट में 0 है. तो व्हाट आर द अदर वैल्यूज गिवन? -75.14 इज इक्वल टू 0. और ये आपको कैलकुलेट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड माइनस द वैल्यू ऑफ HCl विच इज हीट ऑफ फॉर्मेशन. ये दिया है क्वेश्चन में, चेक कर सकते हैं, -92.3. This is -92.3. These are the total values given. Hence, the heat of formation of chloride is equal to -75.14 minus 92.3, which will be equal to -167.44 kilojoule per mole. Simply the two values we have to add and negative sign would also be kept. Negative answer आ रहा है आपका, जब क्लोराइड आयन बनता है इतनी हीट बाहर निकलेगी. थिंग्स शुड बी क्लियर. ये आपको 0 लेना था और सॉल्यूशन के लिए आपने वाटर में डिसॉल्व करना है और फॉर्मेशन के लिए 1 मोल HCl प्रिपेयर करना है. In the next slide we will be defining the various types of heats also, but इतना जरूर पता हो heat of formation होता है heat released or heat absorbed when 1 mole of the compound is formed, और heat of solution means when 1 mole of the compound, or it can be salt, और इस केस में salt नहीं है, गैस है. So when 1 mole of the compound is dissolved in excess of water, whatever heat is absorbed or whatever heat is released, that is called heat of solution. तो आंसर चेक करेंगे. आंसर है -167.44, बी ऑप्शन, राइट. बी इज द आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. बोरॉन कैन अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शंस विद द गिवन एंथैल्पी चेंजेस. देखिए, बोरॉन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बोरॉन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, एंड द डेल्टा H वैल्यूज आर गिवन. एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दूसरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है. H2 के साथ बोरॉन जब कंबाइन करेगा डाइबोरेन बनेगा, प्लस 30 किलोजूल पर मोल हीट हमें देनी पड़ेगी पर मोल ऑफ डाइबोरेन फॉर्मेशन. अदरवाइज बोरॉन तो इसमें 2 मोल है. ठीक है. एज्यूम नो अदर रिएक्शन टू बी अकरिंग if in a container operating at constant pressure which is isolated from the surrounding, mixture of H2 gas and O2 gas are passed over excess of boron. H2 and O2 को बोरोन के ऊपर पास कर दिया. then calculate the molar ratio of O2 is to H2 so that temperature of the container does not change. देखो, 2 रिएक्शंस चल रहे हैं और तीसरा कोई नहीं है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है. हम चाहते हैं कि कंटेनर का टेम्परेचर चेंज ना हो, तो कितना H2 एंड O2 लेना चाहिए. तो देखो, नो टेम्परेचर चेंज, ये कंडीशन हमें लगाने को दे दिया. इसका मतलब है नो टेम्परेचर चेंज मींस हीट रिलीज्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन, total heat released in the first reaction should be equal to the heat absorbed in the second reaction. तभी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा ना. in the second reaction, सेकेंड रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, फर्स्ट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. तो 1260 किलोजूल हीट बाहर आती है. Can it be written as that 1260 kilojoule of heat
इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कितने मोल ऑक्सीजन से मिलती है? रिएक्शन में दिया है 3/2 मोल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3/2 मोल O2। क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 किलो जूल हीट कहां से आएगी? इट इज 3/2 इंटू 1/1260 इंटू 30 न्यूमरेटर के अंदर, ये आ जाता है 1/28। 1/28 मोल्स आ जाएगा आपके पास वैल्यू। दिस शुड बी क्लियर। यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 30 इज द वैल्यू इन द न्यूमरेटर, 1260 इन द डिनोमिनेटर। मतलब मैंने क्या कैलकुलेट किया? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने पता कर लिया, कितने मोल ऑक्सीजन से 30 किलो जूल हीट आएगी। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटिंग 30 किलो जूल हीट। हमें यह पता था कि 1260 किलो जूल हीट किससे आती है, हमने 30 किलो जूल कहां से आएगी ये पता कर लिया। अब द रेशियो ऑफ O2 is to H2, इनके कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये आ रहा है 1/28। तो 30 किलो जूल हीट आएगी, वही 30 किलो जूल हीट H2 ने कैप्चर करनी है, और H2 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे जब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा? 3 मोल्स। सो 1/28 is to 3, मतलब 1:84। 1:84 रेशियो है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। 1:84 इज रिटन इन डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। सो डेल्टा एच से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस के अंदर दिखेंगे। डेल्टा एच का मीनिंग डिपिक्ट करते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव उनका मीनिंग, और किस तरह टेम्परेचर चेंज नहीं होगा वो आपको क्वेश्चन में सीखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9। A coffee cup calorimeter initially contains 125 gram water. एक कैलोरीमीटर में पानी है 125 ग्राम at a temperature of 24.2 degree Celsius. 8 gram of ammonium nitrate is also at 24.2 degree Celsius. It is added to water. वाटर के अंदर अमोनियम नाइट्रेट डाल दिया और 8 ग्राम डाल दिया, एंड द फाइनल टेम्परेचर चेंज होके 18.2 हो रहा है। And what is the heat of solution of ammonium nitrate in kilojoule per mole? Specific heat of solution is given. तो देखिए हमें निकालना है heat of solution. You have to find out the delta U value for the ammonium nitrate solution. सबसे पहले heat capacity पता करते हैं। Specific heat capacity is for 1 gram. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दी गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4.2 जूल पर डिग्री फॉर 1 ग्राम या पर ग्राम। ठीक है, आपके पास एक्चुअल हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? मास से मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू मिल जाएगी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मास हमारे पास है, एक वैल्यू है 8 ग्राम, एक है 125 ग्राम। टोटल मास हमने ऐड कर दिया। 125 ग्राम वाटर था, 8 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट ऐड किया था, और ये हमने 4.2 से मल्टीप्लाई करके हीट कैपेसिटी निकाल लिया। अब हम ये कैलकुलेशन में शो कर सकते हैं 8 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस हीट इक्वल टू 125 प्लस 8 इंटू 4.2, इतनी हीट निकलेगी। क्या हम 80 ग्राम के लिए पता कर सकते हैं? अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास 80 ग्राम है, बट इनटू राइज इन टेम्परेचर भी तो लिखना है ना। ये है हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी का सिंबल Z, और डेल्टा टी चेक करो कितना है, पहले ऊपर ही लिख लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा टी का वैल्यू 24.2 एक टेम्परेचर था और 18.6 एक टेम्परेचर था, मतलब 6 डिग्री का चेंज आ गया। दिस इज डेल्टा टी। तो यहां पे आपको मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी भी करना है। Z इंटू डेल्टा टी इज द हीट। हीट होता है हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो 80 ग्राम के लिए आप पता करेंगे तो ये होगा 125 प्लस 8 इंटू 4.2, ये टोटल Z है। राइज इन टेम्परेचर 6 है, डिवाइड बाय 8 इंटू 80,
राइट ये टोटल क्लियर एक चीज है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 4.2 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हीट की वैल्यू है। Q इज इक्वल टू Z इंटू डेल्टा टी। थिंग्स शुड बी क्लियर। ये आपके क्वेश्चन में जो हीट है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, Q इज इक्वल टू Z इंटू डेल्टा टी, बट यहां हीट कैपेसिटी पूरे सोल्यूशन का लेना है। तो ये हीट कैपेसिटी आपके पास आ रहा है। अब आप 80 से डिवाइड क्यों कर 80 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास 80 है। नाइट्रोजन इज 14 प्लस 14, 4 हाइड्रोजन है, 4 डाल दिया। ऑक्सीजन इज 16 इंटू 3 विच इज 48, तो 80 इज द मोलर मास, राइट। ये कट होने से 10 आता है, तो आंसर बनेगा फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 33.51 किलो जूल में 33.51 पहले बनता है 3351.33516 जूल पर मोल, एक मोल के लिए निकाला हमने, सो किलो जूल पर मोल में ये बना 33.51। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहां पे अमोनियम नाइट्रेट से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज 6 यूनिट्स का था। आंसर है 39.5 कितना आ रहा था 33.5, 33.5 मीन्स ए ऑप्शन आपका आंसर। दिस इज गिवन हियर 33.5। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 368 किलो जूल। कैलकुलेट द एवरेज OF बॉन्ड एनर्जी। एवरेज OF बॉन्ड एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन हो रहा है OF2 के अंदर, क्लीवेज के बाद ये सिचुएशन बनती है। OF2 में कितने बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड्स, ठीक है, 2 बॉन्ड है OF2 के अंदर, O और F के। एज अ रिजल्ट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन हमें दिया है डेल्टा H वैल्यू 368। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितना एनर्जी चाहिए, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू। देयरफॉर एवरेज OF बॉन्ड एनर्जी, जब आपने दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो 368 है। एवरेज का मतलब एक की वैल्यू निकालो, डिवाइड बाय 2, 2 बॉन्ड्स थे ना, तो हमने 2 से डिवाइड किया। दिस इज 184 किलो जूल पर मोल। 184 किलो जूल पर मोल का क्या मीनिंग है, ऑप्शन बी हमारा आंसर। दिस इज द आंसर, राइट। सो एंथैल्पी चेंज, बॉन्ड एनर्जीज, इन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द PCl बॉन्ड एनर्जी यू हैव टू कैलकुलेट। कैलकुलेट द PCl बॉन्ड एंथैल्पी गिवन heat of formation of PCl3, heat of atomization of phosphorus and heat of formation of chlorine is given, क्लोरीन गैस की फॉर्म में। तो रिएक्शन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल PCl3 का फॉर्मेशन का, एंड while balancing the reaction 3/2 क्लोरीन आएगा, 1 मोल फॉस्फोरस 3/2 मोल क्लोरीन, you will get PCl3 1 मोल and this delta H value is given to you। heat of formation है 306 किलो जूल पर मोल। अब हमें क्या करना है, नेट डेल्टा H इज इक्वल टू, क्या क्या आपने बॉन्ड्स ब्रेक किए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, वो कंपेयर करेंगे, एनर्जी का चेंज तभी निकलेगा। डेल्टा H इज इक्वल टू, दिस इज द डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर से एक एक फॉस्फोरस एटम अलग करने के लिए जो हीट देनी पड़ी वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, प्लस 3/2 ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl। तो ये एक एक मॉलिक्यूल है जो Cl2 का, उसमें से 2-2 क्लोरीन के एटम निकलने। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl आप कर दोगे 3 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Cl। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक Cl2 में से 2 Cl एटम आने हैं, सो 3/2 को ट्वाइस करिए। आफ्टर दैट यू हैव माइनस किसको करेंगे, 3 टाइम्स द बॉन्ड एनर्जी ऑफ PCl बॉन्ड। PCl3 के अंदर 3 PCl के बॉन्ड हैं। अल्टीमेटली आपको PCl बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा H बिकम्स इक्वल टू 306 लिख सकते हैं डेल्टा H की जगह पे,
306 इज इक्वल टू, एटमाइजेशन का वैल्यू क्वेश्चन से देख लीजिए, 314. दिस इज 314 प्लस 3 इंटू 121 माइनस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ PCl बॉन्ड, एंड इट विल कम आउट टू बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ PCl बॉन्ड है 123.66. आफ्टर कैलकुलेशन दिस आंसर विल कम इन किलोजूल पर मोल, 123.66. आपका आंसर है ऑप्शन ए. थिंग्स आर क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 12. डेल्टा H कैलकुलेशन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी गिवन, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ N2H4 निकालना है. एंड यू आर गिवन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड का वैल्यू, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का वैल्यू, आफ्टर दैट नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का वैल्यू है 941 एंड NH का वैल्यू है 398 किलो जूल पर मोल. डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन का सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा. N2 प्लस H2 इज गिविंग N2H4 एंड दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन, राइट. हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर N2H4 you have to calculate. बॉन्ड्स चेक करो कौन कौन से आपको ब्रेक करने हैं और कौन कौन से बॉन्ड्स आपको फॉर्म करने हैं. तो N2H4 के लिए सबसे पहले तो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशंस दिए ना, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन. तो इक्वेशन ये लगेगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट. अगर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया होता तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है. एंड यू हैव टू पुट समेशन ऑल्सो. समेशन का मतलब है कंसिडर ऑल प्रोडक्ट्स, कंसिडर ऑल रिएक्टेंट्स. तो हमें कौन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं रिएक्टेंट्स के अंदर. यू हैव टू ब्रेक द N ट्रिपल बॉन्ड N. दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2. N2 के बाद H2 के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड. बस यही बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट्स के जो ब्रेक करने हैं. रिएक्टेंट की ब्रैकेट को प्रोडक्ट की ब्रैकेट से मैच नहीं करना, अलग रखना है. एंड N2H4 के अंदर आपके पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है. बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड प्लस NH बॉन्ड 4 हैं, 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड्स, राइट. तो अब आप चेक कर लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का वैल्यू है 941 एंड फॉर HH बॉन्ड 436. सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 436. दीज आर द टोटल रिएक्टेंट्स. माइनस प्रोडक्ट्स में NN बॉन्ड है 159 प्लस 4 टाइम्स ऑफ NH बॉन्ड. NH बॉन्ड है 398. मल्टीप्लाई दिस विद 398. So heat of formation for it will come out to be positive value and it is 62 kilojoule per mole. Heat of formation of N2H4 के लिए हमने खुद से रिएक्शन लिखा. N2H4 का रिएक्शन लिखने के बाद आपके पास बॉन्ड एनर्जीज में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं. आंसर है ऑप्शन बी, 62 किलोजूल पर मोल. इज इट ओके? Let's move on to the next question, question number 13. 1 gram of oxalic acid is burnt in bomb calorimeter whose heat capacity is given to us and temperature increases by this temperature 0.312. The enthalpy of combustion of oxalic acid at 27 degree Celsius is. Enthalpy निकालना है. oxalic acid का burning हो रहा है. 1 ग्राम oxalic acid दिया है. Let's write the reaction. ये फॉर्मूला होता है oxalic acid का. It is H2C2O4 reacted with oxygen. Product is water and carbon dioxide. तो जब आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो आपको दिखता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, कार्बन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के लिए आप यहाँ पे हाफ लगाइए. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ठीक है, ऑक्सीजन के मोल्स अब आप चेक कर सकते हो. 5 एटम्स हैं ऑक्सीजन दोनों तरफ, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी. एंड डेल्टा Ng हम कैलकुलेट कर दें. ऑक्सैलिक एसिड लिक्विड होता है, ऑक्सीजन इज ए गैस, वाटर इज लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो डेल्टा Ng इज इक्वल टू 2 - ½ मतलब 3/2. डेल्टा H निकालना है.
एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मतलब डेल्टा एच। एंड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्चुअली डेल्टा यू निकलता है, तो अगर तो डेल्टा यू का आंसर देना है वो अलग होगा, डेल्टा एच का आंसर अलग होगा। ठीक है, तो आप चेक करिए, ये बनता है फॉर डेल्टा यू कैलकुलेशन फर्स्ट, डेल्टा यू फ्रॉम बॉम्ब कैलोरीमीटर, हम हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द चेंज इन टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी चेक करो कितना दिया था, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज 8.75 किलो जूल पर मोल। सो डेल्टा यू पहले निकालेंगे, इट इज इक्वल टू 8.75 इंटू 0.312 एंड दिस इज फॉर 9 ग्राम्स। पहले इसको हम क्यू लिखते हैं, डेल्टा यू बाद में बनाएंगे। इतना हीट है, ये Z इंटू डेल्टा टी किया हमने, Z हीट कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर, बट दिस इज फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आपको कितने के लिए कैलकुलेट करना है, पर मोल में आंसर देना है ना, तो आप एक मोल के लिए, एक मोल 90 ग्राम होता है ऑक्सैलिक एसिड का। आई मीन टू से 1 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, 1 gram oxalic acid liberates heat equal to 8.75 into 0.312। क्या हम 90 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? 8.75 इंटू 0.312 अपॉन 90, सॉरी अपॉन 1 इंटू 90 इन द न्यूमरेटर, अपॉन 1 इंटू 90 एंड इट विल कम आउट टू बी -246.7। चेक करते हैं कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेट करने के बाद ये बनता है 245.7, राइट। इतना हीट बाहर निकलता है, कंबस्शन है ना, कंबस्शन में हमेशा हीट रिलीज होगा। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आपने कैलकुलेट कर लिया। हीट ऑफ कंबस्शन फ्रॉम द कैलोरीमीटर इज ऑब्टेन्ड टू बी -245.7 किलो जूल। Now delta H is equal to delta U plus delta NgRT। delta Ng change in number of moles of gases होता है, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, 3/2 for the reaction of oxalic acid combustion, right। तो अब आप डेल्टा N की जगह 3/2 पुट कर दो, ये बन जाएगा डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus 3/2 into 8.314 into 10⁻³ कर दिया है, एंड टेम्परेचर है 27 डिग्रीज 300। तो ये वैल्यू डेल्टा एच का बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू -245.7 प्लस दिस नंबर, ये कुछ वैल्यू पॉजिटिव है और आपका डेल्टा यू नेगेटिव है। ये बन जाता है -241.9 किलो जूल पर मोल 94। -241 कहीं पे भी नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में। डेल्टा Ng हमारा आ रहा है 3/2 विद ए पॉजिटिव साइन, तो टेम्परेचर हमें 27 दिया था, R का वैल्यू किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया, आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। थिंग्स आर क्लियर। बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो कैलकुलेट होगा वो डेल्टा यू होगा, बाद में डेल्टा एच कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा एन चाहिए। डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स माइनस, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चेंज है ये। 14th क्वेश्चन, 0.05 लीटर सैंपल ऑफ 0.2 मोलर aqueous HCl is added to 0.05 molar 0.2 molar again ammonia solution in a calorimeter. Heat capacity of the entire calorimeter is given 480 joule per Kelvin. The temperature rise is also given. Find out the delta H for this reaction. Heat कितनी निकलेगी इस रिएक्शन में? आपको 0.05 लीटर और 0.2 मोलर ये डेटा दिया है। नंबर ऑफ मोल्स बना देंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज मोलैरिटी। ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? 0.05 इंटू 0.2, 0.01 मोल है ये। तो 0.01 मोल आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। 0.01 मोल प्रोड्यूसेस हीट,
इक्वल टू कितनी हीट निकलेगी, दिस इज हीट कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर, 480 इंटू 1.09, इतने जूल हीट आपके पास 0.01 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल के लिए 480 इंटू 1.09 अपॉन 0.01, दिस विल बी इन जूल्स। ऑप्शन सारी किलो जूल्स में है क्योंकि किलो जूल पर मोल में आंसर करना है। सो यू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1000 ऑल्सो, 480 इंटू 1.09 था ये, 1.09 divided by 0.01 and you have to divide by 1000 also, ताकि ये किलो जूल्स के अंदर आंसर आए 52.32 किलो जूल पर मोल। 52.32 एंड नेगेटिव साइन का मतलब है जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है हमेशा हीट रिलीज होती है, इसलिए नेगेटिव, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव आती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमिन कार्बन कार्बन एंड CH बॉन्ड एनर्जी, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, दो आंसर देने हैं। यू आर गिवन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H8 एंड द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, ये सारा डेटा आपको गिवन है, आपने निकालना है कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन का रिएक्शन लिखेंगे, 2 कार्बन प्लस H2 is giving ethane, 2 मोल कार्बन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, यू आर गेटिंग इथेन एंड द डेल्टा H is given, हीट ऑफ फॉर्मेशन is given, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है 1 मोल के लिए और ये वैल्यू आपको कितना दिया है -85 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रोपेन का दिया, इथेन प्रोपेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, सब्लिमेशन एनर्जी एंड HH बॉन्ड एनर्जी। Can it be written as the heat of this reaction, heat of formation is equal to, the values are given from enthalpies of products minus enthalpies of reactant, delta H values are given। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बन सबलाइम होगा और फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे, इट विल बी द वैल्यू ऑफ C2H6 के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, उनकी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। सो इन दिस क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पीज वी हैव टू कैलकुलेट, तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। बॉन्ड एंथैल्पी यू हैव टू कैलकुलेट, ये भी बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, सो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के अंदर पहले आप इस रिएक्शन को देखो, रिएक्शन नंबर 1, सबसे पहले सब्लिमेशन चाहिए, कार्बन को सबलाइम करना है, सब डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ कार्बन और ये 2 टाइम्स करना है, 2 कार्बन के मोल हैं एंड वी रिक्वायर 3 टाइम्स द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। ये रिएक्टेंट्स हो गए, माइनस प्रोडक्ट के अंदर बॉन्ड एनर्जी चाहिए कार्बन कार्बन बॉन्ड का एंड 3 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स, 6 बॉन्ड है CH के, CH बॉन्ड एनर्जी। तो ये पूरा डिटेल है डेल्टा H रिएक्शन को कैलकुलेट करने का। डेल्टा H दिया था -85, सो -85 इज इक्वल टू 2 इंटू 718 इसका सब्लिमेशन एनर्जी था और HH बॉन्ड एनर्जी हमारे पास है 436, ये हो गए टोटल रिएक्टेंट्स माइनस कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी को X ले लो एंड 6 टाइम्स ऑफ Y। व्हाट वी हैव डन, we have taken CC bond energy, let carbon carbon bond energy is equal to X and CH bond energy is equal to Y, दोनों को हमने कैलकुलेट करना है, एक आपको कार्बन कार्बन एक आपको कार्बन हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो एक इक्वेशन हमने बना ली, -85 इज इक्वल टू दिस 2 इंटू 718 प्लस 3 इंटू 436 माइनस एक्स माइनस 6y, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब प्रोपेन का भी फॉर्मेशन, प्रोपेन का फॉर्मेशन है C3H8 कार्बन और हाइड्रोजन से, 3 मोल हैं कार्बन और हमारे पास 4 मोल हाइड्रोजन, इससे प्रोपेन बनेगी। सो डेल्टा H रिएक्शन विल बी इक्वल टू द डेल्टा H ऑफ
sublimation of carbon जो कि 3 गुना करना है. After that 4 times the delta H of HH bond. ये सारे रिएक्टेंट्स के बाद प्रोडक्ट में देखिए कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड हैं. सो बॉन्ड एनर्जी, इट इज बेटर टू राइट प्रोडक्ट डाउनवर्ड्स वरना इक्वेशन कंप्लीट आती नहीं है. माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड हैं और CH के कितने बॉन्ड हैं इसमें? 8 बॉन्ड. बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड 8 टाइम्स एंड रिएक्टेड माइनस प्रोडक्ट हमने कर दिया. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन ये बन जाती है फिर 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 4002. ये वैल्यूज आपको सब गिवन है. बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन का सब्लिमेशन 718 एंड प्रोपेन का फॉर्मेशन 104 विद नेगेटिव साइन इज गिवन. तो दोनों इक्वेशंस को अब आप इक्वेट करिए. इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल, x प्लस 6y था ना, x प्लस 6y इज इक्वल टू 2829. This is equation number 1 and this is equation number 2 which says 2x plus 8y is equal to 4002. From equation 1 and 2 we can calculate the values of x and y. x आ जाएगा 345, ये आ जाएगा 414 and both of them are in kilojoule per mole. Your answer is option B, 345 and 414. ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आपको जेई मेंस में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. डेल्टा एच, बॉन्ड एनर्जीज, एवरीथिंग वाज गिवन. बी केयरफुल. मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ. अ रिजिड एंड इंसुलेटेड टैंक ऑफ 3 meter cube volume is divided into 2 compartments. One compartment of volume 2 meter cube contains ideal gas at this pressure megapascal. This is 10 raised to power 6, right? Temperature is 400 for first compartment and second compartment का भी volume given है और उसका pressure given है, उसका temperature given है. If the partition between them is ruptured, what is the final temperature of the gas? 2 compartments हैं. First compartment का हमें detail क्या क्या दिया है? Volume 2 meter cube, pressure 0.8314 m pascal, temperature is 400. तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में हम PV इज इक्वल टू nRT लगाते हैं और हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे. PV अपॉन RT. फर्स्ट का सिंबल हमने 1 रखा. तो ये वैल्यूज हैं प्रेशर की 0.8314 इंटू 10 रेज टू पावर 6. ये उसका वॉल्यूम, मीटर क्यूब मतलब SI यूनिट है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब. R का वैल्यू आप लोगे 8.314, टेम्परेचर 400 गिवन है. नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 500. ये मोल्स आ गए. अब N2 भी कैलकुलेट कर देते हैं. सेकेंड कंपार्टमेंट के लिए प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर हमें पुट करने पड़ेंगे. PV अपॉन RT, बट सेकेंड कंपार्टमेंट का डेटा लिखना है यहाँ पे. ये N2 बनेगा. प्रेशर है 8.314 और वॉल्यूम चेक करो सेकेंड कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कितना है. फर्स्ट का 2 मीटर क्यूब था एंड सेकेंड का था 1 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर उसका है 500 और ये वैल्यू है 8.314 इंटू 500 एंड N2 विल कम आउट टू बी, ये बनेगा 2000 बिकॉज आपके पास ये मेगा पास्कल था. 10 रेज टू पावर 6 भी आएगा. ठीक है, पास्कल में कर दिया, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है. तो N1 N2 के वैल्यूज आपके पास आ गए. दोनों कंपार्टमेंट के गैसेस के मोल्स हमने कैलकुलेट किए. हमें पार्टीशन रिमूव करने के बाद फाइनल टेम्परेचर बताना है एंड कीप इन माइंड दैट दिस वाज एन इंसुलेटेड टैंक. इंसुलेटेड टैंक है तो Q इज इक्वल टू 0. इंसुलेटेड टैंक मीन्स वर्क डन 0, Q 0 एंड डेल्टा U 0. ठीक है, तो डेल्टा U अगर 0 है तो आप इक्वेशन क्या लगाओगे? डेल्टा U इज इक्वल टू NC फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. C है हीट कैपेसिटी एंड इट विल बी CV क्योंकि हमने डेल्टा U चाहिए. अगर डेल्टा H चाहिए तो CP होगा. एंड दिस इज इक्वल टू सेकेंड कंपार्टमेंट. दोनों के लिए हमने डेल्टा U ऐड कर दिया. हमने डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 किया बट नेट डेल्टा U तो 0 है. दिस इज इक्वल टू, बेटर है आप पहले CV को कॉमन ले लो.
ये आ गया डेल्टा यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू N1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल प्लस N2 फाइनल माइनस इनिशियल, बट इनिशियल दूसरे कंपार्टमेंट का, जो सेकेंड कंपार्टमेंट है उसका इनिशियल का सिंबल Ti है। अब आप क्या करेंगे, दिस साइड इज 0 एंड 500 मोल आए थे फर्स्ट कंपार्टमेंट में। फाइनल टेम्परेचर हमें पता करना है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल किया ना, इनिशियल फर्स्ट कंपार्टमेंट का 400 था, इसके 2000 मोल हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस 500। आप चेक करो, एक का टेम्परेचर था 400 केल्विन, दूसरे का टेम्परेचर था 500 केल्विन, एंड यू विल गेट फाइनल टेम्परेचर एज 480 केल्विन। 480 केल्विन का मतलब आपका आंसर बनता है सी ऑप्शन, राइट। तो सिंपल गैसेस का क्वेश्चन है and related with the states of matter chapter also. Next is question number 17. What is the value of change in internal energy at 1 atmosphere in the process water liquid 323 से 423 Kelvin? CV वैल्यू, CP वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा H वेपराइजेशन गिवन है। हमें पूरे प्रोसेस का डेल्टा U निकालना है। प्रोसेस में चेंज क्या हो रहा है, वाटर लिक्विड से पहले वाटर चेंज होता है लिक्विड के अंदर 373 केल्विन पे, 323 से शुरू किया, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा वाटर गैस के अंदर, यहां पे भी 373 है, बट अब ये लिक्विड टू वेपर एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं ना, इसके लिए आपका वैल्यू है डेल्टा U2, ये था डेल्टा U1, और अल्टीमेटली हमें लेके जाना है 423 केल्विन तक। दिस इज इक्वल टू वाटर एट 423 केल्विन। इस पे तो ये सैंपल में गैस रहेगा, सो डेल्टा U प्लस डेल्टा U1 डेल्टा U2 मतलब तीनों को ऐड करना है, नेट डेल्टा U निकालना है, और हमारे को निकालने के लिए CV गिवन है, CV वाटर लिक्विड का दिया है और CP वाटर गैस का दिया है। तो इन दिस मैनर वी कैन यूज द इक्वेशन डेल्टा U टोटल इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3। ये तीन स्टेजेस के अंदर आपको डेल्टा U कैलकुलेट करना है। यहां हम कर देंगे CV मोलर लिक्विड इंटू डेल्टा T। ये डेल्टा U2 अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये CV मोलर गैस का ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर इसका CP दिया हुआ है, दिस CP इज गिवन। तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, देयरफॉर CV इज इक्वल टू CP माइनस R। CP का वैल्यू है 33.314, 33.314, इसमें से आप 8.314 माइनस कर दो, ये 25 आ जाएगा। CV कैलकुलेट करा फॉर गैस, गैस के लिए मैंने G डाल दिया, और इसी तरह डेल्टा H वेपराइजेशन है, हमें डेल्टा U चाहिए। वी कैन कैलकुलेट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, एंड दिस वैल्यू वॉज, यू आर गिवन 40.7, ये है 40.7, and this is 8.314 into temperature 373 upon 1000 and 37.6 बन जाएगा डेल्टा U का वैल्यू, क्योंकि डेल्टा H गिवन था ना, तो डेल्टा U इज इक्वल टू दिस, राइट। R का वैल्यू पुट किया, 1 मोल ले लिया हमने, और 373, ये इस तरह से वेपराइजेशन में डेल्टा N को 1 क्यों लिया, क्योंकि लिक्विड से गैस बनता है, तो डेल्टा Ng इज 1, राइट। तो डेल्टा U और आपके पास CV गैस का नहीं था, वो हमने कैलकुलेट किए, अब हम इसमें पुट करेंगे। सो डेल्टा U टोटल विल बी इक्वल टू, डेल्टा U टोटल में आपने CV की जगह पे पुट कर देना है 75, टेम्परेचर है 50 का चेंज है, ये देखो 323 से 373, 50 केल्विन का चेंज है, बट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000 ताकि ये किलो जूल में आए। उसके बाद ये वैल्यू है हमारे पास 37.6। द नेक्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी टॉप पे, ये 25 कैलकुलेट करी थी ना,
CV फॉर गैस इज 25 और टेम्परेचर का चेंज यहाँ पे भी 50 है, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 373 से आपको 423 जाना है, 50 का चेंज है। एंड हेंस डेल्टा यू टोटल विल कम आउट टू बी 42.6 किलो जूल पर मोल। सो जेई मेंस में, आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास सिचुएशन क्या दिया गया है कि हमें डेल्टा यू पूरे प्रोसेस का कैलकुलेट करना है। वाटर लिक्विड से गैस बना, टेम्परेचर के अंदर 100 डिग्री का चेंज है, बट हमने स्टेप बाय स्टेप पहले लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, फिर डेल्टा एच शो किया, उसके बाद फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 18th. Question is, 1 mole of ideal gas is carried out through the cyclic process reversible as shown in figure. The maximum temperature attained by the gas is. During this cycle maximum temperature कितना attain होगा? ABC के अंदर आपको डेटा दिया है, तो हम क्या करेंगे? For maximum temperature ये कंडीशन लगा देंगे, dt अपॉन dv इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हम 0 कर देंगे। तो हमें उसके लिए लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट चाहिए। तो ये आप पहले स्लोप कैलकुलेट करिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज 1 माइनस 4, 4 एंड 1 प्रेशर थे, वॉल्यूम थे 1 एंड 2, इट इज 2 माइनस 1, इट इज इक्वल टू माइनस 3। अब इंटरसेप्ट की जरूरत है। इस लाइन को आप, ये जो लाइन BC है, इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ऑन द y एक्सिस एंड इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं। कैन आई से ये जो एंगल थीटा है, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा, दोनों इक्वल हैं, तो हम tan थीटा इक्वेट कर देंगे। tan थीटा विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू समझ लो, हम x ले लेते हैं, इट इज x माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 0, राइट। तो ये बन रहा है 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू x माइनस 4, x का वैल्यू 7 आ गया, इंटरसेप्ट का वैल्यू आपके पास आ गया, स्लोप का वैल्यू आ गया, और y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y एक्सिस पे प्रेशर है क्वेश्चन में, और आप इसको m का वैल्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7, राइट। इक्वेशन हमने इस लाइन का इक्वेशन बना लिया, P इज इक्वल टू माइनस 3v प्लस 7। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है तो बेटर है यहाँ v लिख दो। दिस इज, यू कैन राइट द पॉजिटिव टर्म फर्स्ट। सो ये आप ऐसे बनाओ, P इज इक्वल टू 7 माइनस 3v। P को लिख सकते हैं RT अपॉन v, दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 3v, हैंस T इज इक्वल टू 7v अपॉन r माइनस 3v स्क्वायर अपॉन r। लेट्स टेक dt अपॉन dv, इसका डेरिवेटिव लेना है। dt अपॉन dv को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाती है 7 अपॉन r माइनस, आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव इट इज माइनस 6v अपॉन r, नेट इट इज इक्वल टू 0। है 7 माइनस 6v 0, तो आपके पास v का वैल्यू आ गया 7/6, v आ गया 7/6। इस इक्वेशन में v का वैल्यू पुट कर दो और t कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है क्या, RT अपॉन v, ये बन गया RT इज इक्वल टू, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 7v माइनस 6v स्क्वायर। यहां पे हम वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर देंगे, 7 इंटू 7/6 माइनस 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। तो ये क्या बनता है, RT इज इक्वल टू 49 अपॉन 6 माइनस ये 6 कट रहा है, यू आर गेटिंग दिस अपॉन, चेक करो अपनी इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 में 3v था, 3v, ठीक है, 3v उधर जाएगा तो 3v स्क्वायर, हमने गलती से 6 लिख रखा है, यहाँ पे 3 है, 3v स्क्वायर, सो दिस इज 3। तो जब ये कटेगा तो ये आएगा 12, राइट, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 12 आएगा। इट इज 49 अपॉन 12। अब आप r को उधर ले जाओ, टेम्परेचर आ गया 49 अपॉन 12 r। 49 अपॉन 12 r किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज योर आंसर। क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल निकालना था।
आपने dt अपॉन dv इक्वल टू 0 ये कंडीशन अप्लाई करके टेम्परेचर निकाल दिया, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 19th. A triatomic linear gas neglect the vibrational degree of freedom having 2 mole is taken in a reversible process and the volume ratio दिया है VB upon VA. VB upon VA का volume ratio 4 है. If the temperature is -73, work done in the process AB. ये देखिए वर्क डन हम कैलकुलेट कर देंगे P डेल्टा V से, विच इज इक्वल टू -NR डेल्टा T. 2 मोल गैस है और 8.314 एंड टेम्परेचर का चेंज 1200 - 200, क्योंकि एक टेम्परेचर था -73 जो कि 200 केल्विन हो गया एंड दूसरा टेम्परेचर उससे 4 गुना है, उससे 4 गुना बड़ा है. 4 बोला था ना, वॉल्यूम रेशो अगर 4 टाइम्स है तो टेम्परेचर रेशो भी 4 टाइम्स होगी. सो 12 नहीं है, 800 है. This is 800 minus 200 which will be equal to 600 net. So work done is -2 into 8.314 into 600 but divide by 1000 so that you can get your answer in kilojoules. ये आ जाएगा 9.97 and work negative आएगा 9.97 means C option. इन दिस वे आपको प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करना है और जो ये BC प्रोसेस है उसमें कोई वर्क नहीं होगा, ये वर्क AB का कैलकुलेट हुआ. BC तो इन BC टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट. तो BC आइसोथर्मल है बट आपको AB का वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला है. BC का हमने नहीं कैलकुलेट किया, दैट विल नॉट बी 0. एनीवे हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट फॉर AB प्रोसेस -9.97 किलो जूल, राइट. तो आपका आंसर है सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस ओनली. ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है 19th एंड 20th दे आर रिलेटेड. सेम क्वेश्चन में अब आपको एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम रेशो है 4, टेम्परेचर वही दिया, वॉल्यूम रेशो भी वही दिया. नाउ फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज इन बोथ दी स्टेप्स. दोनों स्टेप्स में आपको डेल्टा H फाइंड आउट करना है. सो डेल्टा H टोटल इज इक्वल टू डेल्टा H अलोंग BC प्लस AB. एक स्टेप AB है और एक स्टेप है BC. BC आइसोथर्मल है, सेम टेम्परेचर पे होगा तो डेल्टा H BC विल बी 0 बिकॉज नो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स नो चेंज इन एंथैल्पी. ये हम कैलकुलेट कर देंगे NCP डेल्टा T से. एंड यू आर गिवन 2 मोल ऑफ गैस. CP हो जाएगा 7/2R. टेम्परेचर का चेंज कितना है? टेम्परेचर इज 800 - 200. एक टेम्परेचर है -73 मतलब 200 और दूसरा उससे 4 गुना बड़ा है. योर आंसर विल बी 7R into 600 4200R. तो हीट कैपेसिटी हमने कैसे लिया वो देख लो. हीट कैपेसिटी के लिए क्वेश्चन में बोला गया था कि निग्लेक्ट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निग्लेक्ट कर देते हैं तो CV हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, F/2R. एंड 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, 2 रोटेशनल और 1 वाइब्रेशनल. इसको निग्लेक्ट कर देना है. इसको निग्लेक्ट करने से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई 5/2R. दिस इज CV. Hence CP will be 5/2R plus R means 7/2R. In this manner we have written for the total heat in both the steps. यहाँ से तो कुछ contribution नहीं आएगा BC से. Your answer is 4200R means B option हमारा answer. For question 20 you have calculated delta H. So that is all about the lecture. We have learnt about the enthalpy and internal energy and how they are related and mainly questions कैसे आते हैं. Questions के अंदर concept लगेगा delta H calculation के लिए product का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जीज दिए अगर तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड डेल्टा H वैल्यू चेंज भी होती है टेम्परेचर चेंज होने से, फिजिकल स्टेट चेंज होने से. आपने देखा है कभी हम वाटर को ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एज ए प्रोडक्ट, कभी हम वाटर को गैसियस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं तो डेल्टा H में चेंज आता है. सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने. कीप रिवाइजिंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you can get better revision, you can get more questions, you can get more videos. And thank you and bye bye, right?
you.